हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ सीरीज़, जिसके अंदर मैंने अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो प्योरली बेस्ड हैं यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, आप सीडीएस ले लीजिए, सीएपीएफ ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन इनका बहुत रिपीटेटिव नेचर है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन सिलेबस डिफाइंड है और क्वेश्चन का नेचर आप कितना चेंज करेंगे। तो जितने भी हम मल्टीपल चॉइस इसके ना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा मतलब ज़्यादा सॉल्व करेंगे, हमें समझ में आएगा कि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बीपीएससी के क्वेश्चंस भी लिए हैं, साथ ही साथ मैंने सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी लिए हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। और ये अभी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी अगर आप देखेंगे तो स्टेट पीसीएस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हो गए हैं, इसमें बिल्कुल दुराई नहीं है कि स्टेट पीसीएस आजकल रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट है। आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उसके पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व करें। जितने भी रिसेंट में पेपर होते हैं उसे आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको करना ही करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। प्राइम मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट को, लोकसभा को, राज्यसभा को, कैबिनेट को? देखिए प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। और प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द दिस लोकसभा। विच आर्टिकल नंबर 75। ओके, अभी देखिए मेरे को ये सब कैसे याद है, क्योंकि बार बार इतनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगेन आर्टिकल बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे ही याद होते हैं। अलग से मेरा आर्टिकल लिख के मैंने कोई रटा नहीं है और ना ही आपको भी ऐसा करना है। ठीक है, और जो आर्टिकल ऐसे रटवाते हैं तो सच बताऊं वो टाइम पास है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको आर्टिकल दिमाग में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमें पता है, एंड ही इज द ही लीड्स द गवर्नमेंट एज वेल, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहाँ तक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल दो कभी कभी हमें देखने को मिलता है ना कि पीएम कहाँ से होता है, पीएम इज फ्रॉम द राज्यसभा। हमें 3 बार ऐसे केस मैंने आपको बताया है कि पीएम राज्यसभा से थे। जैसे कि पहले केस में इंदिरा गांधी जी थी 1966 में, दूसरे में एच डी देवगौड़ा साहब थे 1996 में, और थर्ड केस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में। वो तीनों राज्यसभा से थे, लेकिन पीएम इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। भले पीएम राज्यसभा से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए बाकी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए, द पीएम मे बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट ही रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा वेयर द गवर्नमेंट मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन यहां पे एक पॉइंट आता है कि अगर पीएम राज्यसभा से है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पास होता है? लोकसभा में होता है। तो क्या पीएम वोट कर सकता है क्या? तो इन दैट केस पीएम कैन नॉट वोट। पीएम, क्योंकि पीएम मेंबर कहां का है? पीएम मेंबर है राज्यसभा का। तो जहां का पीएम मेंबर होगा वहीं पे वोट कर सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं, अगर आप लोकसभा के हैं तो लोकसभा में ही वोट करेंगे। ऑल्दो यू कैन स्पीक इन द राज्यसभा, यू कैन डिस्कस इन द राज्यसभा। अगर आप राज्यसभा से हैं तो आप राज्यसभा के अंदर बोल सकते हैं, और राज्यसभा के अंदर तो वोट भी कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर आप वोट नहीं कर सकते। ऑल्दो यू कैन स्पीक, यू कैन डिस्कस इन द लोकसभा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द हाइएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ये बहुत बार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुका है। द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में या मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, और आपको पता है कि चलिए इसके ऊपर अब डिटेल का भी और बात करेंगे। ओके, इनके रोल्स एंड फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आजकल पूछे गए हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार इनका रोल एंड फंक्शन के ऊपर आप एक अलग से ना लाइक इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी का पेज आएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर। ये आर्टिकल 53 है और यही आंसर है। आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। सिंपल, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा लिए जाते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और या फिर प्रेसिडेंट खुद करे या फिर जो उसके अंडर ऑफिसर है वो उसको एक्सरसाइज करे। ओके, सो आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइज इट आइदर डायरेक्टली, खुद से ही करे वो, या फिर जो उसके अंडर जो ऑफिसर हैं या जो सबऑर्डिनेट जो भी हैं उनके द्वारा करवाए।
तो कहने का मतलब है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट एंड ऑल्सो एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, एक और दो तीन चीज, अभी दो तीन चीज देख लेते हैं। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बात करता है एड एंड एडवाइस के बारे में। बार बार मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि जो पीएम प्रेसिडेंट जो भी काम करता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे काम करता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेता है, सारे के सारे उसे एड एंड एडवाइस पे ही करने पड़ते हैं। और किसकी एड एंड एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे। और उसके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है। और बाउंडेशन किसने लगाई है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लगाई है बाउंडेशन। अगर आपको बता दूं एक चीज, अगर प्रेसिडेंट इनकी बात नहीं मानेगा ना, प्रेसिडेंट इनकी बात नहीं मानेगा तो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है वो, और इसको माना जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज द सोल ग्राउंड फॉर द रिमूवल और इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61। तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट बाध्य है उनकी बात मानने के लिए, प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट। देखिए, पार्डन तो दे सकता है, आर्टिकल 72। इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, 352 जिसके अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल जिसको हम बोलते हैं, और आर्टिकल 360 जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, आर्टिकल नंबर 123। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को डायरेक्टली रिमूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं रिमूव कर सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास होगा, बाय 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास किया जाएगा, तब जाके वो रिमूव किए जाएंगे। उसके बाद भी कमेटी बैठती, उससे पहले कमेटी बैठती है, कमेटी इंक्वायरी होती है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। इट्स नॉट ए इजी प्रोसेस। ठीक है, तो डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए बता दिया मैंने, ऑर्डिनेंस पास करने के लिए 123 में। तो ये सारे वो कर सकता है, लेकिन जज को रिमूव नहीं कर सकता हो। ठीक है, लेकिन ऑल दो अगर ये सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं देन ही कैन डू सो। चलिए, ये पूरा पढ़ सकते हैं, ऑल दो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। देखिए, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 स्टेट दैट सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंपीचमेंट प्रोसेस डन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर वो इंपीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाएगा, तभी जाके प्रेसिडेंट साहब यहां पे हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल दैट इज कैबिनेट मेंशन ओनली वंस, एक ही बार मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 352। अब मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला वीडियो अगर देखेंगे, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने समझा रखा है कि आर्टिकल 352 में क्यों ऐड किया गया था। आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? नेशनल इमरजेंसी से। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी हमारे जो इंदिरा गांधी मैडम जी ने लगाई थी, वो अपनी मर्जी से लगाई थी, आप मान सकते हैं इस बात को। तो एक पीएम के पावर्स को स्ट्रिक्ट करने के लिए, कंस्ट्रेन करने के लिए, रोक लगाने के लिए क्या किया गया कि जिसके अंदर आर्टिकल 352 के अंदर कैबिनेट वर्ड को ऐड किया गया, बिकॉज ऐसा बोला गया कि अगर पीएम नेशनल इमरजेंसी लगाना भी चाहता है तो एटलीस्ट ही शुड टेक और शी शुड टेक द परमिशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, हिज कैबिनेट, क्योंकि काउंसिल काफी बड़ा हो जाता है। काउंसिल आपको पता है कि काफी एक बड़ा बॉडी है। तो बोला कि कैबिनेट में तो 10-15 लोग होते हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट करेंगे, उनसे उनका अप्रूवल लेंगे, तब जाके आप नेशनल इमरजेंसी जैसे बड़े डिसीजन को लगाएंगे। तो कैबिनेट वर्ड पहली बार ऐड किया गया है आर्टिकल नंबर 352 में, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, चलिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। कैसे रिमूव होगा? आपको पता है पार्लियामेंट रिमूव करेगी। पार्लियामेंट के अंदर इंपीचमेंट प्रोसेस होता है अंडर आर्टिकल नंबर 61। ग्राउंड है वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं बोल के बताता हूँ, अब लिखूंगा नहीं ये सब चीज़ें थोड़ा। ठीक है, और दोनों हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ अगर कोई भी हाउस, दोनों हाउस में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है उनका इंपीचमेंट प्रोसेस, तो इनिशिएट करने के लिए एटलीस्ट उस हाउस का 1/4 ऑफ द जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट ले सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट ले सकते हैं दोनों हाउस के, ऑल्दो यहाँ पे लोकसभा में तब नॉमिनेटेड रहे नहीं है। ये सब प्रोसेस है पूरा इसका। ठीक है, अब तो मेरे को मुंह जवानी लर्न हो गया, वही है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एटलीस्ट 1/4, 2/3 मेजोरिटी से पास होना। ठीक है, ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ विद इन 14 डेज का उनको मिलना चाहिए। बाकी तो हटाइए।
अगला क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कहाँ जाएगा? अटॉर्नी जनरल को क्यों जाएगा? अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में आएंगे क्वेश्चन, इनके ऊपर तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वाइस प्रेसिडेंट का कोई मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट होता है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास डायरेक्टली। एक तरह से इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, आपको पता होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही जाएगा, इसलिए उसको ओरिजिनल बोला है। ठीक है, आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जो डिसीजन होगा दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ओके चलिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड माना गया, इनवैलिड माना गया, तो समझिए आज का तारीख है 31 और आज प्रेसिडेंट बने हैं सो एंड सो, जो भी बने ABCD जो भी बने हैं, और 15 फरवरी को पता चलता है कि अरे यार ये इलेक्शन जो था ना ये वॉइड था, इनवैलिड था। तो ये 15 दिन के अंदर ऑफकोर्स कोई ना कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो लेंगे ना वो लोग, तो 15 दिन तक जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया क्या वो इनवैलिड मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 15 दिन तक जितने भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिए हैं सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे। ऑल दो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनवैलिड भले था, लेकिन दीज आर दोज ऑर्डर्स वर वैलिड, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट द कैंडिडेट शुड मिनिमम एज ऑफ 35। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत कैसे है? चलिए देखते हैं जरा। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, सॉरी माय मिस्टेक, ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया था। सो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट होंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर सही बोलो तो स्टेटमेंट सारे पढ़ के ऐसा लगता है कि सारे सही हैं। ओके ठीक है, सी वाला यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है, नॉट करेक्ट में, बिकॉज इनका इलेक्शन होता है। करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, अभी देखिए स्पॉन्टेनियसली जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे ना थोड़ा बहुत हो जाता है, ब्रेन भी फंबल करने लगता है। तो ऊपर ये 3 तो सही है, ये सी वाला यहाँ पे डाउटफुल है। डाउटफुल क्या मतलब? गलत है। ओके, जैसे अब ये स्टेटमेंट अगर गवर्नर के लिए रहता तो गवर्नर के लिए सही होता है, बिकॉज गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए ये सही है। और हाँ, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है भाई? इनके इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, भले यहाँ पे नॉमिनेटेड भी हो तो भी चलेगा, प्लस इलेक्टेड, ये सब रहते हैं यहाँ पे इनके इलेक्शन में। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज काफ़ी बड़ा है वैसे, लेकिन सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर। और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में दिल्ली एंड पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, इलेक्टेड एमएलएस भी होते हैं, एंड दिस पॉइंट, और ये जो दिल्ली के और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को ऐड किया गया था आफ्टर 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ई वाला है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन, ई वाला नहीं है इनके पास। ठीक है, ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। अपने आप पे सही बताऊं तो देख के लगता है कि इजी है वैसे। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हम पता ही हमें होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इनके पास होता है। इसको एक बार आप ये देखो, ऐसे क्वेश्चन न्यूज़ में जब करंट अफेयर का टॉपिक रहता है ना, तो करंट अफेयर से डील करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन इनके पास नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? देखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको बता दूं मैं कि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 76 सिर्फ किसके बारे में बात करता है? एजी के बारे में बात करता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। ओके, तो बाकी 3 तो सही हैं। इट इज अपॉइंटेड बाय द कमिटी ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज सेकेंडरी लॉ ऑफिसर, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? एजी है, दैट इज अटॉर्नी जनरल। तो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यही गलत है इसके अंदर। ठीक है,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए ना, सॉलिसिटर जनरल के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये गलत हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, सॉलिसिटर जनरल सर्व एज अ डिप्टी टू द अटॉर्नी जनरल एंड असिस्ट इन लीगल मैटर बट डज नॉट हैव द सेम सीनियोरिटी एज अटॉर्नी जनरल। सीनियोरिटी का मतलब उसके नेक्स्ट आता है, सिंपल सी बात है। ओके, एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ये आपको पता होना चाहिए बस कि एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड जनरली रिकमेंडेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ओके, यहाँ पे वही मेंशन किया बार बार, आर्टिकल 76 में कोई मेंशन नहीं आता है इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव द मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। देखिए जब हम कमिटीज पढ़ेंगे, अलग से हम पढ़ेंगे इसके बारे में वैसे, तो उसमें एस्टीमेट कमेटी होती है। एस्टीमेट कमेटी होती है इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं और ये 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। ये 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। और पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो कैग है, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कैग होता है, कैग इज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एस्टीमेट कमेटी है और एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी। आपको बता दूं मैं, एस्टीमेट कमेटी क्या है, एस्टीमेट कमेटी लार्जेस्ट कमेटी है वैसे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 30 मेंबर होते हैं इसके अंदर और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। ओके, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ ज्वाइंट कमेटी, लोकसभा से भी होते हैं राज्यसभा से भी होते हैं। यहाँ पे लोकसभा के ज्यादा मेंबर होते हैं, आई थिंक 15 + 7 22 लोग होते हैं इसके अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और ऑल्सो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर होते हैं। यहाँ पे लोकसभा के ज्यादा है, यहाँ पे भी 15 + 7 का इक्वेशन है। 15 होंगे लोकसभा से, 7 होंगे राज्यसभा से। यहाँ पे 15 होंगे लोकसभा से, 7 होंगे राज्यसभा से। लेकिन यहाँ पे होते हैं एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर, सारे के सारे होते हैं लोकसभा से। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है? देखिए, यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। पहले सारा देख लेते हैं भाई। ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, हमें की टर्म्स पे दिमाग में रखना है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, एंड ये तो बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पे 6 स्टेट में है और जेएनके में है। तो जेएनके तो अभी हम हिस्सा नहीं मानते हैं, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं मानते। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंट्री का हिस्सा नहीं मानते, इलेक्टोरल कॉलेज का अभी तक पार्ट नहीं बना है वो यूनियन टेरिटरी। जेएनके को नहीं, जेएनके में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी, तो वहाँ का अभी तक हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट में है वो यहाँ पे पार्ट नहीं लेते, ये भी सही है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बिल्कुल ये सही है। तो इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट क्या, बहुत ही वीक स्टेटमेंट है। यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल, देखिए ऐसा कहीं नहीं है भाई, सिर्फ वहां पे कंडीशन क्या दिया है, इलेक्टेड वाला टर्म दिया है। अगर ये यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड होते तो नहीं लेंगे पार्ट, सिंपल सी बात है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर बोला है बस, यूनियन मिनिस्टर की कैटेगरी नहीं बताइए कि नॉमिनेटेड है कि इलेक्टेड है, तो इसलिए वेग स्टेटमेंट बन जाता है और इसलिए इसको गलत माना जा रहा है। अदरवाइज तीनों के तीनों जो है ये सही है, नीचे के तीनों सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब कभी डाउटफुल हो तो पहले देखने की बाकी ऑप्शंस क्या हैं। ओके, डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि अच्छा ये सही है गलत है, सारे पढ़ने टाइम मिलता है बहुत। ओके, बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब वही समझाया मैंने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो सही है ना, हमने पढ़ा है आर्टिकल 53 ऊपर पढ़ा था ना, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था हमारा। The executive power of the union shall be vested in the president of India and exercised by the president directly or indirectly through his subordinate। ऐसा कुछ स्टेटमेंट था ना, हमने पढ़ा था भाई। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शन ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेड ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल द मेंबर है क्या? नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है सिर्फ। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये देखिए, तो रिपीट हुआ ना एक तरह से, यही पूछा जाता है, रिपीटेशन ही तो है घुमा फिरा के। A person having held office as a president shall be eligible for election to that office for second term। अरे सेकंड टर्म के जब तक जिंदा है तब तक, हमारे यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। यूएसए में लिमिटेशन है, यूएसए में सिर्फ 2 टर्म के लिए बन सकते हैं। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले ना डोनाल्ड ट्रम्प में मजाक में बोल दिया था, आई एम एलिजिबल फॉर द 3rd टर्म ऑल्सो। तो लोगों को लगा क्या भाई अमेंडमेंट तो नहीं करेगा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वाला ऑप्शन गलत है। और यूएसए में सिर्फ 2 टर्म के लिए बनते हैं, अभी तक तो वही है। अब डोनाल्ड ट्रम्प देखते हैं क्या करते हैं, भरोसा नहीं उनका। ओके, चलिए
वही है, आप एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि इसको मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन लाइक गेट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल। आप मेरे बायो में जाके मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ठीक है ज्वाइन कर सकते हैं। Which one of the following article of Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Minister to the President? देखिए, ये डायरेक्टली आर्टिकल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आज के टाइम पे बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बेयर एक्ट खोल के बैठिए लक्ष्मीकांत के साथ, जब पीएम का टॉपिक पढ़ें तो साथ में वो भी पढ़ते रहें। इससे क्या होगा कि आपको ना बेयर एक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, भाई क्या लिखा है बेयर एक्ट में। अदरवाइज मालूम है क्या होगा, अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जाएंगे, चीज़ें आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे आज के टाइम पे। बेयर एक्ट से दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अरे है इसका आंसर है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 के अंदर ये बताया लिखा गया है सीधा सीधा कि पीएम यहाँ पे क्या करता है, पीएम एक्ट एज अ कन्वेयर। देखिए ये है काउंसिल, ये है यहाँ पे प्रेसिडेंट। काउंसिल को कोई मैसेज भेजना पीएम को भेजेंगे, पीएम यहाँ पे प्रेसिडेंट को कन्वे करेंगे, सिंपल सी बात है। या प्रेसिडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट पीएम को पूछेगा, पीएम यहाँ से पूछ के यहाँ बताएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कहानी है पूरी, ठीक है। तो पीएम यहाँ पे एज एजेंट बोलिए, कन्वेयर बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं आप यहाँ पे। आर्टिकल 74 एड एंड एडवाइस, आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये बार बार मैं बोलता रह रहा हूँ, अगर मेरे साथ बने होंगे आप तो आपको याद हो जाएगा पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये पढ़ा है ना हमने आर्टिकल 50। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि सीडीएस में भी कितनी बार उन्हीं टॉपिक को हर साल भर, मतलब अगले साल 2023 में उन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन है, 2022 में भी उन्हीं टॉपिक को घुमाया फिराया जा रहा है। आर्टिकल लर्न हो जाते हैं यार, सही बताऊं तो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड शी और ही इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है भैया, हाई कोर्ट नहीं है, ये गलत हो गया। अटॉर्नी जनरल वो पर्सन होगा जो कैपेबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज, ना कि हाई कोर्ट का। तो और यहां पे जो आ गया ना, और मिटा देता हूं, थोड़ा ज्यादा ही कचरा कर दिया मैंने। और यहां पे और वाला टर्म प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। चलिए फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैनॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 10% नहीं भाई, 15% है वो तो, 15% है यहां पे। कैनॉट एक्सीड में 15% आएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल मेंबर। तो बिल्कुल डी वाला सही है, बी वाला सॉरी यहाँ पे ए वाला सही है, ए वाला पूरा सही है, लेकिन यहाँ पे बी और सी गलत है। सही बता दूं आपको, भले यहाँ पे बी तो माना ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए अब इसे आपको बता देता हूं मैं, मे बी यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट हुआ है, जो भी है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उस हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 53 में मेंशन है। ए वाला आर्टिकल 74 में मेंशन एड एंड एडवाइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैनॉट एक्सीड 10% नहीं है भाई, ये 15% है, और ये मेंशन है आर्टिकल 75 में, और ये लाया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो बी और सी दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ इतना आ गया होगा, भले यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन दिए होंगे, साथ से यहाँ पे प्रिंटिंग हुआ है, लेकिन बी और सी दोनों गलत है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट? क्या मेथड है भाई? ये वाला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं भाई, ये नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओनली, अभी चलो है तो वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे है, ठीक है। ये सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है? पीएम के अंदर आती है भाई, पीएम इसका डायरेक्ट हेड होता है। और जोनल मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? जोनल किसके अंदर आता है? जोनल काउंसिल किसके अंडर आता है? कौन हेड करता है जोनल काउंसिल का? होम मिनिस्टर करता है, ठीक है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन एपेक्स बॉडी इन द इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। पीएम ऑफ इंडिया सर्व एज अ चेयरपर्सन। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है भाई? नीति आयोग का चेयरपर्सन है पीएम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट का कौन सा डिस्क्रिप्शन सही नहीं है? इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट,
इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। देखिए अब वापस बताता हूं मैं, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। हमने क्या पढ़ा है, हमने एक पढ़ा है टर्म कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से हाउस के लिए होती है, लोकसभा के लिए होती है, ना कि राज्यसभा के लिए होती है, पहली बात। तो यहां पे और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। यूनियन कैबिनेट किसका पार्ट है, यूनियन कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल। तो कहीं ना कहीं वो पूरे पार्लियामेंट को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है चलिए, नॉट करेक्ट पूछा है। इट रिमेन इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो सही है, यहाँ पे लोकसभा आना चाहिए बार बार। चलिए इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को और वेग बनाया है। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट। ये वाला स्टेटमेंट पूरा गलत है वैसे। देखिए ये वाले स्टेटमेंट भी थोड़ा बहुत वेग है, मैं ये नहीं बोल सकता पूरा सही है। यहाँ पे इन्होंने पूरा सही, क्योंकि देखिए ज़्यादा करके लोकसभा से मेंबर्स होते हैं, और हमें जो आर्टिकल्स में लिखे हैं, आर्टिकल 75 में जो लिखा हुआ है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए है, ठीक है। लेकिन अभी वाला, अभी पहला वाला कैसे सही होता है वो बताता हूं मैं। क्योंकि देखिए कैबिनेट में आप राज्यसभा से ही मेंबर ले सकते हैं, बिल्कुल लोकसभा से भी हो सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने पार्ट पार्लियामेंट के दोनों में ऐड कर दिया। रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट मेरे हिसाब से लोकसभा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, बट चलिए मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने मेंबर्स, बट ठीक है कोई मतलब नहीं है। इट रिमेन इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है लोकसभा यहाँ पे सही होता ज़्यादा करके। अगेन हर जगह पे इन्होंने पार्लियामेंट यूज किया, थोड़ा सा वेग क्वेश्चन बनता है। लेकिन डी वाला पूरी तरह गलत हो जाता है, पूरी तरह गलत हो जाता है, क्योंकि आप किसी बाहर वाले पर्सन को भी अपना यूनियन कैबिनेट बना सकते हैं, ऐसा किसी ने रोका नहीं है, ठीक है। अजीत दोल साहब को यूनियन कैबिनेट रैंक मिली हुई है, ठीक है, ही इज अ ऑफिसर, ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन उनको कैबिनेट रैंक मिली हुई है, वो कैबिनेट का पार्ट है, ठीक है। ऑल्दो ही इज नॉट एमपी बट ही इज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब बताइए, क्लियर हो गया, एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दिया आपको मैंने, तो इसलिए डी वाला गलत है। अजीत दोल जी की एग्जाम्पल है हमारे, क्लियर कट एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको पता ही होगा, अजीत दोल नहीं पता तो प्लीज सर्च करिए, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं रुकना चाहता। पॉइंट इज दैट कि ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें समझा भी रहा हूँ आपके साथ बताते बताते, तो एक्सप्लेनेशन आप मेरे पीडीएफ के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। Which of the following statement about the vice president of India is not correct? He is not eligible for re-election. पहले वाला ही गलत हो गया यार। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को कोई रोके नहीं है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। भाई मरे, जब तक वो मरे ना, सिंपल सी बात है, जब तक उनको मेजोरिटी मिलती रहे तब तक वो री इलेक्ट हो सकते हैं। 35 ईयर की एज बिल्कुल सही है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे नॉमिनेटेड भी चलते हैं और इलेक्टेड दोनों चलते हैं। 5 साल का ऑफिस होता है, तो पहला वाला गलत है, ठीक है। 35 ईयर की एज है बिल्कुल, बाकी सब चीज़ तो पता ही है, मतलब बार बार रिपीट हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट? प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, सबको पता है। प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द वे ऑफ इंपीचमेंट, ठीक है पता है भाई, इंपीचमेंट के द्वारा होता है, आर्टिकल 61। द प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म बाय राइटिंग, स्पीकर को नहीं देता है भैया, स्पीकर को नहीं रिजाइन देता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है रिजाइग्नेशन, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बस आपको ऐसे ही दिमाग में रखना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप अगर गो थ्रू करते रहेंगे बार बार, आपके लिए सच बताऊं ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, डी वाला, द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन हिज ऑफिस, बिल्कुल, मतलब ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का टर्म समझ लिया एक्सपायर हो गया, लेकिन अगले वाला इलेक्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाला प्रेसिडेंट इलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो पुराना वाला प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे यहाँ पे वैकेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब है इसका, जब तक उसका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है, ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A special address by the governor refer to the address delivered by the governor, क्या है भाई, क्या एड्रेस देते हो? When president rule is called for, नहीं भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। When a national emergency necessitated dissolution, बिल्कुल ये भी नहीं है। At the commencement of first session after the general election at the first session of each year, बिल्कुल। क्या होता है, ये गवर्नर के साथ भी है और ये प्रेसिडेंट के साथ भी है। इनको जो पहला सेशन होता है हर साल का, उसको एड्रेस करते हैं, और जब नई जो लोकसभा बैठती है या जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, नया सेशन उनका जो शुरू होता है,
सत्र जो शुरू होता है उसको एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हर साल का पहला सेशन और फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन उसको वो लोग होस्ट करते हैं, उसको वो लोग एड्रेस करते हैं, सॉरी एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो सी वाला सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर? क्या नहीं है भैया, पावर ऑफ गवर्नर के साथ नहीं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर है क्या? कैसे रहेगी? गवर्नर स्टेट का होता है और मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर किसको है? ये हमारे प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, एडवोकेट जनरल को तो गवर्नर अपॉइंट करता है और समॉन करता है, प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, ये भी करता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पावर टू ग्रांट पार्डन, पार्डनिंग पावर इसके पास भी है, इसके पास सारी पावर्स होती हैं, सिर्फ डेथ पनिशमेंट, कोर्ट मार्शल, ठीक है, ये सारे डिसीजन से नहीं ले सकता है, बट डेथ को सस्पेंड कर सकता है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन डेथ को पूरी तरीके से पार्डन नहीं कर सकता। डेथ को पार्डन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे किसको? प्रेसिडेंट को है, अंडर आर्टिकल नंबर 72। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एडवोकेट जनरल के लिए तो आर्टिकल आपको दिमाग में रखना, आर्टिकल 165। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉट करेक्ट? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल नंबर 213 में आती है इनकी। इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, बिल्कुल नहीं, ये एडवाइजरी पावर है इनकी। इनको ये जो ऑर्डिनेंस बुलाने की पावर है ना, एडवाइस पे बुलाएंगे, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे टर्म एंड कंडीशन से जो उनको बोली जाएगी, इफ इज सेटिस्फाइड देन ओनली ही कैन कॉल फॉर द ऑर्डिनेंस, लेकिन एडवाइस पे बुलाएंगे, इनका खुद की अपनी मर्जी नहीं है। द गवर्नर में विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द ऑर्डिनेंस पावर कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, बिल्कुल। द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ऑर्डिनेंस, कैसे नहीं भाई, बिल्कुल चाहिए। अभी ऊपर तो समझाया मैंने, तो डी वाला गलत है फिर, क्योंकि ये बिना एड एंड एडवाइस के ऑर्डिनेंस बुला ही नहीं सकते, ये भी नहीं बुला सकते और प्रेसिडेंट भी नहीं बुला सकते। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर है 123। ओके, चलिए अगला। अब ये देखिए, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही बार बार मैं क्या बोलूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करो यार और आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मैंने सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ यहीं से लिए हुए हैं, रिपीटेड भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द, देखिए बार बार आप समझ रहे हैं, 2018 में पूछा है, ये वाला कौन सा पूछा है भाई, ये अगेन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब दो बार पेपर होता है सीडीएस का साल में। ठीक है, ये तो मैंने अटेंड भी किए हैं जब मैंने एग्जाम दिया है, मैं खुद 5 बार सीडीएस क्लियर किया है, तो आई नो दैट। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज करेक्ट? इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, अभी तो पढ़ा हमने, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर भाई। आर्टिकल नंबर 213 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब एडवाइस की जाएगी तब आप बुला सकते हैं ऑर्डिनेंस। द गवर्नर हिमसेल्फ नॉट कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम, ही इज कॉम्पिटेंट भाई, ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू विड्रॉ इट। तो दोनों गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। अभी ऊपर ही तो पढ़ा हमने, क्या था, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ना। द ऑर्डिनेंस पावर कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द लेजिस्लेचर, किधर गया? द गवर्नर में विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम, दिया तो है, सिंपल सी बात है। अरे कहाँ आगे चले गए, हाँ चलिए। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर इज आर करेक्ट? द ड्यूटी ऑफ गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डज नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चन और डिबेट इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल भाई। यहां तक कि 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर इज नॉट अ एम्प्लॉय, गवर्नर पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, तो इसको एज ए एम्प्लॉय की तरह मत ट्रीट करिए आप लोग, सेंटर उसको एज ए एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता था। ठीक है, और जो उसने अपने डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती पार्लियामेंट में, स्टेटमेंट पूरा सही है। वेयर द गवर्नर टेक अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली of his council of ministers or where he act as a chief executive of the state under the president role, his actions are subject to scrutiny by the parliament. Yeah, it can be, but it should not be, I think. चलिए देखते हैं क्या है। Correct, because that time he is the रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो एक तरह से प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? अपना रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर को। तो गवर्नर जो भी डिसीजन वहां पे लेता है तो दैट कैन बी स्क्रूटनाइज बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन करता है? मेनली राज्यसभा करती है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, अब राज्यसभा क्यों करती है? क्योंकि राज्यसभा कौन सी बॉडी है? राज्यसभा के अंदर लोग चूज होके आते हैं फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, फ्रॉम द स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से चूज होके आते हैं राज्यसभा में।
तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा पावर मिलती है स्टेट मैटर्स पे। ठीक है, चलिए। Who among the following Prime Minister of India were defeated by the vote of confidence? देखिए यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हुए हैं, वीपी सिंह, एसडी देवगौड़ा साहब भी हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तीनों हुए हैं, मोरारजी देसाई जी नहीं हुए हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, लेकिन उनके टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ था। उनको सपोर्ट भले उनकी पार्टीज के जो जनता पार्टी एक कोलिशन था ना, उसमें से पार्टीज ने कोलिशन निकाल लिया था, अदरवाइज यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ था। ठीक है, तो 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको इंक्लूड नहीं करता? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है। ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये वाला थर्ड वाला नहीं है भाई, ऊपर के दोनों सही है। तो यहाँ पे डज नॉट पूछा है तो ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 इज द राइट आंसर। ये बार बार रिपीट हो गया, अब इसको क्या समझाना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सी पावर कन्फर्ड नहीं है? पीएम को अपॉइंट करना, बिल्कुल, आर्टिकल 75 में दिया है। आर्टिकल 75 में वो पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। ठीक है, टू डिसाइड इट हिज हर डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं भाई, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना पड़ता है, उनका यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं चलता है, ये उनका डिस्क्रिशन नहीं है। अगर आपको डिस्क्रिशन के बारे में जानना है, प्लीज वॉच माई वीडियो ऑन दैट। टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, ग्रांट कर सकते हैं कोर्ट मार्शल वाले इशू पे, और डेथ वाले पे भी कर सकते हैं, आर्टिकल 72। टू रिमूव जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये वाला भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या केस है? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बी और डी दोनों होगा, बट चलिए यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट अगर जाना चाहूँ तो मैं डी के साथ जाऊँगा। ठीक है, कुछ सोच समझ के डी रखा था, बिल्कुल डी के साथ ज़्यादा जाना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछते हैं वो। लेकिन हाईकोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है, तो हाईकोर्ट के जज को हम पूरी तरीके से जब रिमूव करेंगे तो उसके लिए ना पार्लियामेंट के अंदर क्या पास होता है, अगेन सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, तो प्रॉपर एक तरह से बहुत लंबा प्रोसेस है हाईकोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, तो प्रेसिडेंट के हाथ में डायरेक्ट पावर नहीं है कि हाईकोर्ट के जज को रिमूव कर दे। ओके, ये वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे? प्रेसिडेंट कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव द हाईकोर्ट जज, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल रिक्वायर द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पास बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज पर द आर्टिकल 124। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट हियर। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पार्लियामेंट को ज्यादा पावर है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डायरेक्टली रिमूव द हाईकोर्ट जज। ठीक है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, कौन से केस में गवर्नर ऑफ द स्टेट अपना डिस्क्रिशन पावर शो कर सकता है? इफ ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल कर सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम और हर टू एक्ट इन हिज और हर डिस्क्रिशन इन सर्टन मैटर, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको आर्टिकल नंबर 200 दे रखा है। ठीक है, इफ ही इज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरेटरी, उस टाइम पे भी कर सकते हैं। तो 2 और 3 तो पूरी तरह सही है भाई। ओके, इफ इज नॉट कन्विंस बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल इस टाइम पे भी वो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगेन ही इज, क्योंकि हमारा जो क्वाजी फेडरल फीचर है ना, क्वाजी फेडरल जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हम लोग सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, और गवर्नर इज नथिंग बट अ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, मान के चलो आप इसी तरीके से कि इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर ओनली, क्योंकि वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इफ ही इज नॉट कन्विंस बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ही कैन टेक हिज डिस्क्रिशन। ठीक है, इसलिए गवर्नर को हम बोलते हैं, गवर्नर का डिस्क्रिशन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, वाइड है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट, तो इसलिए 1, 2, 3 तीन हो जाएगा यहां पे। ठीक है, चलिए आप पढ़ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? वही सोचो अभी तक अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं आया। नॉट करेक्ट। अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड एज अपॉइंटेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए आपको वही बोला था मैंने कि और हाईकोर्ट नहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि हाईकोर्ट के बराबर जो पोजीशन है वो है एडवोकेट जनरल की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। he/she enjoyed the right of audience only in the Supreme Court on High Court, नहीं भाई, in all the court in India, तो सेकेंड वाला गलत हो जाता है। इंडिया में किसी भी कोर्ट में अपना प्रेजेंस शो कर सकते हैं, हो जहाँ के बैठ सकते हैं, तो ऑडियंस का जो पावर है उनका, राइट टू ऑडियंस, ही कैन बी ऑडियंस इन एनी ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया।
he/she होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल थर्ड वाला सही है। he/she रिसीव रिमेमोरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। इनके रिमेमोरेशन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, प्रेसिडेंट की पूरी तरह प्लेजर पे काम करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एक दिन के करता रहता है, माई बाप सब प्रेसिडेंट ही हैं इनके, ठीक है, ये मान के चलिए आप। तो सेकंड वाला गलत है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा। ही इज ओनली वाला टर्म पे कभी क्वेश्चन आए, ओनली आए वर्ड, तो दिमाग में रखिए कि ओनली वाला हमेशा 99% चांस होता है कि गलत ही होता है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। चलिए, मैंने पूरा नहीं बोला, ये पूरा उनके वो दिया है, डिटेलिंग दी है कि कितने साल के लिए क्या होगा उनका। 10 साल के लिए भाई वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन है ना कुछ, तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंसेस आर करेक्ट? प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्पररी ड्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको आप लेजिस्लेचर में अप्रूव नहीं कराओगे तब तक तो टेम्पररी ही है। An ordinance promulgated by the president has ratified by the parliament within the 6 week, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस कभी भी टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो एक्ट एज अ लॉ, ऑर्डिनेंस ऑल्सो एक्ट एज अ लॉ, लेकिन टेम्पररी लॉ है वो, जब तक कि वो अप्रूव नहीं किया जाता बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए। और बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए कितना ड्यूरेशन दिया है? जब रीअसेंबल होंगे वो लोग, तब 6 महीने के 6 वीक के अंदर वो अप्रूव होना चाहिए, दोनों हाउस में, दोनों हाउस में, एक हाउस में नहीं, दोनों हाउस में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर इट विल बी सीज टू ऑपरेट, वो ऑपरेट नहीं होगा फिर, इसलिए उसको बोला है टेम्पररी लॉ है, टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द, वी आर अम्बेडकर कौन थे? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ओके। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज करेक्ट? ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल वो बोल सकते हैं, यहां तक कि उनको प्रिविलेजेस भी मिलते हैं इक्विवेलेंट टू द एमपी, उनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ना वो एमपी के बराबर प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको। ही शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, देखिए अब समझ में आ रहा है आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही है। He shall have the same qualification as required to be judge of the Supreme Court, बिल्कुल सही है। He is a whole time counsel, ना भाई, he is not a whole time counsel, he is not a whole time counsel, ठीक है। He is not a employee, जब उनको बुलाया जाएगा तब वो आएंगे, बिल्कुल। And being as a attorney general, he can do his private practices, but there is a certain condition. He cannot take a case against the government of India. If he is taking any criminal cases, before that he has to take permission from the government of India. मतलब प्रेसिडेंट बोलिए आप, प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब वही प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही बात हो जाता है, बट ये चीज़ है, ठीक है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज नॉट एग्जामिन्ड द इशू ऑफ द रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट? देखिए ठक्कर कमीशन है यहाँ पे, बिकॉज ठक्कर कमीशन वो सेटअप जब इनका इंदिरा गांधी का मैडम का असैसिनेशन हुआ था ना, उसको इंक्वायर करने के लिए ठक्कर कमीशन को सेटअप किया गया था। बाकी सरकारिया कमीशन, वेंकचलिया कमीशन और पुच्ची कमीशन, ये तीनों के तीनों गवर्नर ऑफ द स्टेट एक तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सरकारिया कमीशन की तो सेपरेट रिपोर्ट है, पुच्ची कमीशन की भी है। वेंकचलिया कमीशन एक और है जो जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर भी बात करती है, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी बात करती है, ठीक है। जुडिशरी से रिलेटेड है, सॉरी, इट इज रिलेटेड टू द जुडिशरी एज वेल, ठीक है, बट यहाँ पे ठक्कर कमीशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? द प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मार्शल, बिल्कुल सही, ये रट चुका है मैं अभी। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ऑफ डेथ, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं वो, आर्टिकल 72 है। द कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड, बिल्कुल सही है, इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मर्सी पिटिशन। देखिए क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू है वहां पे, लेकिन क्या है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है कि क्या पता मतलब ना, अभी सपोज करो कि डेथ सेंटेंस किसी आतंकवादी को दे रखा और उसने अप्लाई किया पार्डन के लिए, तो प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है माफ कर दिया पूरा, तो ऐसे केस में तो जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है ना, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो स्कोप लेकिन वेरी लिमिटेड है, बहुत रेयर ऑफ द, अगर उस अप्रोच गलत है तो उस केस में बिल्कुल होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है लेकिन लिमिटेड है,
हर बार आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट सॉवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट। ये तो गलत हो गया पूरा, ठीक है, किया जा सकता है, तो यहां पे डी वाला ऑप्शन जाएगा। चलिए, अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। पूरा का पूरा सीधा उन्होंने बेयर एक्ट से उठा के लिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 355 में डायरेक्टली मेंशन है, ओके। अब आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 359, आर्टिकल 358, आर्टिकल 360, मतलब समझिए आप आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360, प्लीज आप इसको दिमाग में रखेंगे भाई, पूरा का पूरा बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 तो ऐसी ही है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये 3 तो इमरजेंसी से डील करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे फंडामेंटल राइट कौन कौन से यहाँ पे क्या होंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अभी भी एक्टिव रहेंगे, ये सब के बारे में भी डिटेलिंग है। तो इसलिए आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलेगा वहाँ पे, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ही इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड MP एंड MLA, ठीक है। इलेक्टेड वर्ड है इसलिए चल जाएगा, MP और MLA, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और थर्ड वाला स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली, क्योंकि ये देखिए दोनों में से कोई एक सही होगा, और हमको पता है कि उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और PM का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जहां पे हम लोग जाके पार्ट ले रहे हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए थर्ड वाला गलत है। अब देखिए थर्ड वाला कहां कहां गलत है, अच्छा ये गलत है। मेंबर ऑफ, अच्छा 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 तो सही है, मतलब ऊपर के A और B में से कोई हो सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज नो राइट टू वोट, बिल्कुल, तो इसलिए यहां पे 1 to 4 होगा, यहां पे बी ऑप्शन इज राइट, 1 to 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खत्म ही होने वाला अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज इन इंडिया। वन गवर्नर कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, बिल्कुल। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल कर सकता है। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ, बिल्कुल सही है। उसको आर्टिकल नंबर 161 के अंडर पार्डनिंग पावर दी गई है, ठीक है। वही मैंने बताया था कि डेथ पनिशमेंट पूरी पार्डन नहीं कर सकता हो, लेकिन डेथ पनिशमेंट को भी वो सस्पेंड कर सकता है। कोर्ट मार्शल तो उसके सब्जेक्ट में ही नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट मार्शल का सब्जेक्ट मिलिट्री का सब्जेक्ट यूनियन का है, यूनियन लॉ का है, और वो डायरेक्टली आता है प्रेसिडेंट के पास। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। का भाई चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाता है, वो भी इट इज अ कन्वेंशन, इट इज अ कन्वेंशन, नॉट अ क्लियर कट कि भाई लिया ही जाएगा, इट इज अ कन्वेंशन। तो अच्छा कौन सा सही है फिर, फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, ठीक है। चलिए वही फर्स्ट एंड सेकंड ही है ना, हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड है, इसको पढ़ सकते हैं आप आराम से। तो ये हमने अराउंड कितने 37 क्वेश्चन किए हैं, और मोर और लेस यूनियन एग्जीक्यूटिव, टोटल मैंने 5 सीरीज इसकी ली है। जितने भी यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऑफिसेस हैं, जैसे आपको बता देता हूँ मैं, वो सारे हमने कवर कर दिया। जैसे प्रेसिडेंट आप देखेंगे ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया इसके साथ, मैंने वाइस प्रेसिडेंट खत्म कर दिया, तीसरा हमने PM एंड काउंसिल खत्म कर दिया, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल खत्म कर दिया, AG, ठीक है। ये तो हो गए यूनियन लेवल पे। स्टेट लेवल पे हमने क्या किया, गवर्नर हमने खत्म कर दिया, CM प्लस काउंसिल हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए, प्लस एडवोकेट जनरल के ऊपर क्वेश्चन कर लिए, तो टोटल 9 ऑफिसेस हमने खत्म कर दिए हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में आता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में आता है। तो ये हमने खत्म कर दिया है, इसको आप एक रीड करेंगे 9 टॉपिक को, और उसके बाद मेरे साथ अगर PIQ के साथ बने हुए हैं, इसके बाहर आपको सच बताऊं कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी मोर देन एनफ। आप भले IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट PCS के लिए कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम के लिए कर रहे हो, SSC के लिए कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले PIQ के साथ। थैंक यू।